मेमोरी का हमने एक कॉन्सेप्ट देखना है। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या ये इसकी ज़रूरत कहाँ पे आई है, ठीक है। क्योंकि अब हमने मेमोरी मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि मल्टीपल प्रोसेस को मेमोरी के अंदर कैसे लोड किया जाता है, ठीक है। और फिर जब मल्टीपल प्रोसेस को लोड किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें हमारे पास कंटिन्यूस लोकेशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूस लोकेशंस को जो है ना वो हैंडल करने के लिए उस प्रॉब्लम को फिर हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, पेजिंग सेगमेंटेशन और पेजिंग विद इन सेगमेंटेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। अब स्टिल जो है ना कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे सामने आ जाती हैं कि जहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब जो है ना वो प्रोसेस स्टिल जो है ना वो कोई ऐसे ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, और इवन वो प्रोसेस आपका रैम से भी अगर उसका साइज ग्रेटर है, ठीक है। फिजिकल जो मेमोरी है आपकी, ठीक है, जैसे ये आपका पास एक फिजिकल मेमोरी है, ठीक है। अब हमने उलट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी साइज आपके पास स्मॉल है और जो आपके पास प्रोसेस है, ठीक है, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं या उसका साइज ग्रेटर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप इसको डिवाइड कर भी लें तो आप उसको यहाँ पे कहीं पे लोड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपके पास जो प्रोसेस है वो उसको अगर आपने डिफरेंट पेजेस के अंदर भी डिवाइड कर लिया तो स्टिल आपके पास जो फिजिकल मेमोरी साइज है वो स्मॉल है, आप उसके अंदर लोड नहीं कर सकते अपने प्रोसेस को, ठीक है। अब एक तो ये है कि हम उस प्रोसेस को वेट करवाते रहें, उसको कभी भी रन ही ना करें, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन जो इसका ये है कि हम इसको ऐसे सोल्यूशन की तरफ चले जाएं जिसको हम कह रहे हैं वर्चुअल मेमोरी। उसके थ्रू हम इसको ऐसे करें कि किसी तरह से इसको प्रोसेस को रन भी करें। वो कैसे रन कर सकते हैं कि हम इसको इसी तरह से जैसे हमने बात की थी पेजिंग और सेगमेंटेशन की, इसकी पेजिंग और सेगमेंटेशन करें और कुछ पेजेस को हम फ्रेम यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में लोड कर दें और कुछ पेजेस को हम जो है ना वो आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है जिसको हम डिस्क कहते हैं, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है डिस्क, ठीक है, कुछ पेजेस को हम डिस्क के अंदर लोड करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि जब हम इसको डिस्क के अंदर लोड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि पेज टेबल आपका एक मेंटेन होगा उसी तरह से, ठीक है। और जब सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा, जब उसको फिजिकल मेमोरी से वो एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो एक सीपीयू जो है ना वो एक ट्रैप जो है ना वो क्रिएट करेगा। ट्रैप ये कह लें या आप इसको कह लें कि इंटरप्ट एक जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो इंटरप्ट के अगेंस्ट फिर इस हार्ड डिस्क में वो पेज सर्च होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कुछ पेजेस हम फिजिकल मेमोरी में लोड कर देंगे, कुछ पेजेस हम डिस्क के अंदर लोड कर देंगे, ठीक है। सीपीयू जैसे ही एक एड्रेस सेंड करेगा वो पहले सर्च होगा कि आपका फिजिकल मेमोरी में पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर वो पेज आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही सर वो गुजारे लाइक इशू आ रही कर है रही। क्योंकि वो ना ऐसे आ रही है जैसे आप सफर कर रहे हो कहीं। अच्छा एक मिनट ठहरे जरा, बोल यहाँ पे चल रहा है, मैं इसको बंद कर दूं। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? बेहतर हो गई है यस सर, अब ठीक है सर। हाँ जी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हम दोबारा से बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास फिजिकल एड्रेस जो है ना, अब हमारे पास स्पेस कम है, हमारे पास जो प्रोसेस है उसका साइज ग्रेटर है, उसका प्रोसेस साइज ग्रेटर है, आप उसको फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं कर सकते। इवन आप पेजिंग सेगमेंटेशन भी करेंगे तो आपके पास उतना साइज ही अवेलेबल नहीं है कि हम उस प्रोसेस को रन कर सकें, ठीक है। तो फिर इसके सोल्यूशन में हम ये कर सकते हैं कि आप उसी तरह से पेजेस में डिवाइड कर लें अपना प्रोसेस, ठीक है। और फिर कुछ पेजेस को हम फिजिकल मेमोरी में लोड कर देंगे, ठीक है, और एक पेज टेबल मेंटेन करेंगे इस तरह से, ठीक है। उस पेज टेबल के अंदर फिजिकल मेमोरी में वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, वो कहाँ पे उसको लोड किया हुआ है, वो सारे का सारा यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 आएगा आपका, ठीक है, और इस प्रोसेस का जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो पेज नंबर आपका 1 है, वो आपका सेकंड फ्रेम के अंदर लोड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक टेबल मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आप ये काम करेंगे कि इसके साथ हम एक अपेंड करेंगे एक और इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम ये लिखेंगे वैलिड और इनवैलिड, जिसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी।
ठीक है। अब हम कुछ ऐसे पेजेस जो है ना, जो यहाँ पे लोड नहीं होंगे फिजिकल मेमोरी में, जो आपके पेजेस बच जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, इस तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर लोड कर देंगे। ठीक है। आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, जो हार्ड ड्राइव जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लोड कर देंगे और उसके साथ आप आई का कीवर्ड फिर साथ यूज करेंगे। अब आई क्या बताएगा कि ये जो पेज है ये आपकी फिजिकल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये एंट्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, ये ट्रैप है। ठीक है। अब देखें, जैसे ही एक सीपीयू आएगा, वो पहले चेक करेगा कि पेज आपका इस फिजिकल मेमोरी में है। अगर तो उसको पेज यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, तो वो उस पेज को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो पेज उसको नहीं मिलता तो वो फिर क्या करेगा, वो आपकी इस डिस्क में चेक करेगा उसको। ठीक है, और उससे फिर दोबारा यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में लोड करेगा। जैसे मतलब कहने का ये है कि आपके पास देखें, इंस्ट्रक्शंस तो इस तरह से एग्जीक्यूट होनी है ना, वन बाय वन। ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शंस आपकी पहले एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब वो वाली इंस्ट्रक्शंस जिस पेज के अंदर लोड हुई हुई हैं, आप उस पेज को दोबारा इसकी जगह पे किसी दूसरे पेज को लोड कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम यही करेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस जो है ना वो रन हो रहा है, वो पहले अपना एक उसको जो जो उसके पेजेस अवेलेबल हैं फिजिकल मेमोरी में, पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसको किसी ऐसे पेज की जरूरत पड़ती है जो फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्क में से उस पेज को ढूंढ के लोड करेगा। ठीक है, तो उसको लोड कर लेगा किस लोकेशन के ऊपर, या तो वो लोकेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फ्री। आपका प्रोसेस जो है ना, वो अब कोई ऐसा प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया है, तो उसकी स्पेस फ्री हो जाएगी, तो या उस स्पेस के ऊपर उस पेज को लोड कर देंगे। या फिर ये करेंगे कि जो उसने पहले जो पेजेस अपने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, वो उन पेजेस की जगह भी उसको लोड कर सकता है। ठीक है, तो वो हम अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखेंगे, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि वो पेजेस को कैसे लोड करना है या कैसे मैनेज करना है। उसके अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स आएंगे तो फिर हम उसकी बात करेंगे। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर है कि ये टॉपिक जो है ना वो है क्या, बेसिकली ये वर्चुअल मेमोरी का। यस सर। इस टॉपिक का अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी अभी तक कि ये इसमें क्या चीज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ऑब्जेक्टिव्स इसके यही हैं कि हम पहले देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी के जो है ना वो बेनिफिट्स क्या होंगे। डिमांड पेजिंग का एक कॉन्सेप्ट आएगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, डिमांड पेजिंग का मतलब ये होता है कि जिस पेज की डिमांड होगी हम उसको मेमोरी में लोड करेंगे। ठीक है, ये डिमांड के कीवर्ड से ये है। ठीक है, मतलब जैसे पहले तो हम पेजिंग वगैरह पढ़ रहे थे ना, अब हम देखेंगे कि पेजेस तो ऑलरेडी लोडेड हैं फ्रेम उसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब कोई ऐसा पेज है जिसकी डिमांड है या जिस पेज को उसने एग्जीक्यूट करना है, अगर वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उसको लोड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डिमांड पेजिंग का एक कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, अब जब वो पेज लोड करना है तो वो उस उसको कहाँ पे लोड करना है, क्या उसको फ्री लोकेशन पे लोड करना है, या उसको अगर आपको पेज रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है, कोई जो पेजेस ऑलरेडी लोडेड हैं उनमें से अगर किसी पेज को आपने स्वैप आउट करके और उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वो ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से किसी पेज की जगह पे उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम स्टडी करेंगे पेज रिप्लेसमेंट के। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर उसकी एलोकेशन होगी। उसके बाद एक ये छोटा सा प्रिंसिपल आएगा, ये लास्ट हम एक दो स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, वर्किंग सेट मॉडल जो है। अच्छा, तो ये अब उसी तरह से बैकग्राउंड मैंने आपको ये डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर अब करना क्या है कि यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ पोर्शन जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और वो प्रोसेस आपका रनिंग में आ जाएगा। जैसे ही उसको किसी और पेज की जरूरत पड़ती है तो फिर वो क्या करेगा, वो उसी तरह से ट्रैप जनरेट करके, तो वो डिमांड पेजिंग का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट एक देखेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू वो चीजें सर्च करेगा। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयर फॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है। अच्छा,
इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको दोबारा कौन एक्सप्लेन करेगा? ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। सर मतलब आपने अभी अभी बताया ना कि वो आपकी मेमोरी का साइज छोटा है तो प्रोसेस का साइज बड़ा होगा, तो इस वजह से जब हम उसको स्टोर करेंगे तो लॉजिकल जो एड्रेस होगा वो उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि वो फिजिकल मेमोरी का साइज ही छोटा है हमारे प्रोसेस के जो मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है उसके साइज से। तो जो हम पेजेस वगैरह बनाएंगे, जो हम वर्चुअल मेमोरी को स्टोर करेंगे, वो जाहिर है वो बड़ी होगी। नहीं, वर्चुअल की तो बात ही नहीं की। वर्चुअल यहाँ पे देखें कहीं पे वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे कहीं यूज हुआ है? नहीं नहीं सर, वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो लॉजिक I got supplies. I got supplies. I got supplies. ये अभी हम देख रहे हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे अभी मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। सर इसका मतलब ये कि प्रोसेस हमारे पास जहाँ पे लोड करना है वो प्रोसेस बहुत बड़ा है और जो हमारे पास फिजिकल मेमोरी है वो छोटी है, इस वजह से हम उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। इसमें नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर गई हैं। जहाँ पे लोड करना है उसकी तो बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो तो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस है, रैम। ठीक है, अब उसको दो प्लेसेस पे हमने स्टोर करना ना, एक डिस्क के अंदर और दूसरा हमने रैम के अंदर। ठीक है, फिजिकल एड्रेस की जब भी बात करेंगे तब हम यहाँ पे रैम की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस आपकी जो है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आपका प्रोसेस साइज है, ठीक है, जो आपका प्रोसेस है जिसको अभी हमने लोड नहीं किया, जिसको हमने अभी लोड करना है, जो आपका एक्चुअल प्रोसेस है ये वाला, उसका साइज जो है वो ग्रेटर है इससे, फिजिकल एड्रेस स्पेस से। ठीक है, तो जब इसका साइज से ग्रेटर होगा फिर ये इस कॉन्सेप्ट की बात आएगी वर्चुअल मेमोरी की, कि आप फिर कुछ पेजेस को आप यहाँ पे लोड कर दें और कुछ को फिर आप यहाँ पे लोड कर दें। ठीक है, सर यही तो मैंने कहा था। इसको डिटेल में स्टोरी ना ना सुनाने बैठ जाया करो, तो मिक्स हो जाता है सारा। सर वो पता नहीं ये क्या मसला चल रहा है, अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था ये, वो 40 मिनट्स के बाद ये रीस्केड्यूल होती है मीटिंग। अच्छा, तो ये पिक्चर में आप देखें तो पिक्चर से आपको ये चीजें सारी
क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर। कब क्या करने लगे हम, ये आपका जो ये आपके पास पेजेस हैं, ठीक है, जो आपके किसके होंगे, आपके प्रोसेस के हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे मेमोरी मैप हो रही है, या इसको मेमोरी मैप कह लें, या जिस तरह पहले हम इसको कह रहे थे कि आपके पास पेज टेबल है, ठीक है। आप पेज टेबल की जगह पे यहाँ पे कीवर्ड सिर्फ चेंज कर दी है, ठीक है। इसको आप किसी तरीके से भी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा पेज कहाँ पे लोड हुआ है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आप कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो फिजिकल मेमोरी में होगा, या वो पेज डायरेक्टली लोड हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं आपकी डिस्क स्टोरेज के अंदर, ठीक है। सर अब हाँ जी, सर काफी बच्चे सर मैसेज कर रहे हैं, वो अलाउ करते हैं सर उसको उनको। हाँ जी, वो अलाउ कर दी है। अब ये देखेंगे कुछ आपके जो पेजेस हैं वो लोड हुआ है यहाँ पे फिजिकल मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आपने डिस्क के अंदर लोड किए हुए हैं, तो ठीक है, जब इस पेज की डिमांड आएगी या इस पेज की रिक्वेस्ट आएगी कि उसने इस पेज को यूज करना है, तो फिर वो पेज को क्या करेंगे, कहीं फ्री लोकेशन के ऊपर लोड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस एरो से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कभी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है इस पेज की लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो वो पेज फिर यहाँ से लोड हो जाएगा किसी फ्री लोकेशन के ऊपर। अब ये आपकी फ्री लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब फ्री लोकेशन अगर लेट्स सपोज आपके पास नहीं है, आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ये स्पेस आपकी फिल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है जो यहाँ से वन बाय वन अपने पेजेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो उसने प्रीवियस अपने पेजेस एग्जीक्यूट कर लिए हुए हैं, तो उसमें से अब डिसाइड करेंगे कि किस पेज के साथ वो अपना नया पेज रिप्लेस करेगा, ठीक है। जैसे अब उसने पेज 14 अगर जो है ना उसने रन करना है, पेज 14 के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं उसने वो एग्जीक्यूट करनी है, वो आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रीवियस 13 पेजेस जो उसने पहले एग्जीक्यूट कर लिए हुए हैं, तो उसमें से किसी पेज के साथ वो इसको क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब उस वो जो पेज है वो आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। जैसे वो पेज 0 अगर लेट्स सपोज जो है ना वो सिलेक्ट करता है कि पेज 0 के साथ उसने रिप्लेसमेंट करनी है, तो पेज 0 आपका एक्सटर्नल स्टोरेज में आ जाएगा, और जो आपका ये पेज 14 है उसको हम यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में लोड कर देंगे, ठीक है। लोड करने के बाद वो इसको एग्जीक्यूट कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कुछ एल्गोरिथम्स भी देखेंगे कि यहाँ पे वो कैसे पेज की रिप्लेसमेंट किन बेसिस के ऊपर करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले डिटेल के अंदर बता दिया कि डिमांड पेजिंग अब किसको कहेंगे, ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी उसको हम मेमोरी में लेके आएंगे। लेस आईओ नीडेड, लेस मेमोरी नीडेड, फास्टर रिस्पांस, हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज का क्या फायदा है ये देखें। अब ये जो हम डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास एक ही प्रोसेस जो है ना वो अगर उसका साइज ग्रेटर है तो आप ये डिमांड पेजिंग कर रहे हैं। ये आप इस सेंस में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो अगर आप एक ही प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर देंगे, उसके सारे पेजेस को लोड कर दिया आपने, फिर तो वही सिर्फ रन होता रहेगा। फिर तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा था जो फर्स्ट एक दो स्लाइड्स के अंदर, फिर तो हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की तरफ हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो कॉन्सेप्ट फिर आ जाएगा जब आप डिमांड पेजिंग की बात करेंगे। तो उसका फायदा ये है कि आप जितने भी प्रोसेस हैं आपके पास, उन सब को आप रैम के अंदर लोड ना करें। उनके जो पेजेस उन्होंने अभी एग्जीक्यूट करने हैं, आप सिर्फ उनको लोड करें, और जैसे जैसे पेजेस की जरूरत पड़ती रहेगी हम जो हार्ड है या आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसमें से उसको स्वैप करते रहेंगे उन पेजेस को, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है कि आप जो है ना वो हायर नंबर ऑफ प्रोसेस जो है ना वो एक ही टाइम के ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है। उसका फास्टर रिस्पॉन्स होगा, तो ये सारी चीजें फिर हमारे पास यहाँ से आ जाती हैं। तो तो मतलब उस हमें जो पेजेस नहीं चाहिए वो हम हार्ड डिस्क में लोड कर देते हैं।
नहीं चाहिए नहीं, जो करंट जो यूज कर रहे हैं उनको हम रैम के अंदर लोड रखें, जो बाकी उसके पेजेस हैं वो हम उसको जो है ना वो एक्सटर्नल स्टोरेज पे लोड रखें, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास होगी, वो उसको कैसे जो है ना एग्जीक्यूट, कहाँ पे वो सर्चिंग, कहाँ से वो पेज हमें मिलेगा, उसकी तो डेफिनेटली हम एक एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे कि आपने उसको कहाँ पे लोड किया है। एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर भी इवन आपने किस प्लेस के ऊपर उसको लोड किया है वो हमारे पास एड्रेस होगा उसका, ठीक है। लेकिन हम बात ये करें कि हम सारे पेजेस को इकट्ठे रैम के अंदर लोड नहीं कर रहे, जिन पेजेस की जरूरत है सिर्फ उनको लोड करेंगे। जब वो उनको पेजेस को एग्जीक्यूट कर लेगा तो फिर उसने जो नए पेजेस फिर हम लोड करके ले आएंगे उन पेजेस की जगह पे, रिप्लेस कर देंगे उन पेजेस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। आपके पास एक से ज्यादा या मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो फिर इजीली एग्जीक्यूट हो सकेंगे। ये देखें यहाँ पे अब कहता है नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड, ठीक है। जब तक पेज की जरूरत नहीं पड़ती तो हम जो है ना वो पेजेस को लोड नहीं करेंगे। तो ये सारा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम इनके एल्गोरिथम्स के ऊपर जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब ये जो है ना ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 बिट्स की जो है ना वो बात की हुई है, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे भी वी लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रेम है ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपका रैम के अंदर आ रहा है, ये रैम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आपकी वैलिड बिट आएगी वी के साथ, और जो आपका आई होगा ये इनवैलिड है, ठीक है। अब इनवैलिड के अंदर 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो आपका हार्ड ड्राइव में भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, इनवैलिड पेज है, उसको हम सर्च करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। या तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज से मिल जाएगी उसकी कॉपी, या हो सकता है कि वो आपका जो है ना वो ट्रैप है, क्या वो गलत जो है ना वो पेज आपका प्रोसेस सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब भी आपके पास आई की इंस्ट्रक्शन आएगी तो सीपीयू क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपके पास क्या ये पेज पड़ा हुआ है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। अगर पड़ा हुआ है तो वो उसको लोड कर देगा रैम के अंदर, अगर नहीं पड़ा होगा तो वो इंटरप्ट जो है ना वो आपका जनरेट करेगा कि ये एरर है, ये मैसेज आप ये जो जिस पेज की ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वो जो प्रोसेस है वो किसी दूसरे के फ्रेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास यहाँ पे ये आई की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जैसे इस एग्जांपल में ये बताया हुआ है कि आपके पास ये एक पेज टेबल है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने कुछ पेजेस जो थे ना, जैसे ये 4 पेज, ये वाला जो पेज था, ये हमने जो 0 पेज है वो आपका वो 4 के अंदर लोड हुआ है, ठीक है। तो ये 0 पेज जो था ना ये हमने इस 4 के अंदर लोड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके साथ हमने यहाँ पे वी का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। वी का मतलब ये है कि अब ये फिजिकल मेमोरी के अंदर ये पेज आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी अब इसी तरह 9 वाला भी वैलिड है, ठीक है। अब कुछ पेजेस हैं जैसे ये एच वाला पेज है ये, ठीक है। तो ये एच वाला पेज अगर हम यहाँ पे इसको सपोज करेंगे ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ये 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका आपको एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ से, इस एड्रेस के ऊपर क्या पड़ी हुई है, इनवैलिड बिट पड़ी हुई है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो ये अपने पेजेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, प्रोसेस अपने पेजेस को सर्च कर सकता है। ये प्रैक्टिकली इसका जो है ना वो आप लोग तो तब तक नहीं कर सकते जब तक कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ये यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आप रैम देख लें, रैम तो आपकी इतनी जो है ना वो उसका साइज इतना नहीं होता, और जो आप उसके ऊपर प्रोग्राम्स रन करते हैं या इवन गेम्स वगैरह जब आप देख लें तो वो गेम का साइज की जब बात करें तो वो तो उससे काफी ग्रेटर साइज होता है आपकी रैम से, तो वो स्टिल आप उसको रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो वो कैसे वो मैनेज कर रहा है, वो इसी तरह से वो मैनेज कर रहा है पीछे। अब जैसे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, मैटलैब का सॉफ्टवेयर अगर आप एग्जीक्यूट करें ना तो वो कोई अराउंड 20 GB के करीब उसका साइज है,
ठीक है, तो इसको रन करने के लिए तो फिर आपको 20 GB रैम चाहिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम्स के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये कैसे वो पीछे चीजों को मैनेज कर रहा है। अच्छा, ये जब भी पेज फॉल्ट आएगा तो उस केस में पेज फॉल्ट हम ये कह रहे हैं कि आपको जो है ना पेज रैम से नहीं मिला, तो वो एक पेज फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और उसकी केस के अंदर वो क्या होगा, तो पेज आपका सर्च होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका पेज फॉल्ट आएगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, लुक एन अदर टेबल टू डिसाइड। ठीक है, इनवैलिड रेफरेंस, अगर तो वो रेफरेंस आपका इनवैलिड है, ठीक है, मतलब वो इनवैलिड का मैंने पहले ही बता दिया कि ये इनवैलिड दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो मेमोरी में नहीं है, ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर वो रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर वो जो है ना वो रॉन्ग एड्रेस क्रिएट कर दिया सीपीयू ने, ठीक है, वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो उसको उसकी इंस्ट्रक्शन को अबॉर्ट कर देगा या एरर मैसेज जनरेट कर देगा। और अगर वो मेमोरी में नहीं है तो फिर क्या होगा, गेट फ्री फ्रेम, वो देखेगा कि आपके पास फ्री फ्रेम कोई है, स्वैप पेज इनटू फ्रेम। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि जिस पेज की रिक्वेस्ट आई है उस पेज को फ्री फ्रेम के ऊपर लोड कर देगा इस तरह से। ठीक, और फिर क्या करना है, रीसेट टेबल्स। अब जो आपका पेज टेबल है उसको भी तो रीसेट करेंगे ना, उसके अंदर अभी इसकी इंस्ट्रक्शन होगी आई कि ये पेज आपका इनवैलिड है, तो जब हमने उसको लोड कर दिया तो फिर हमने इस आई की जगह पे क्या करना है, इसको वैलिड कर देना है कि अब ये पेज आपका रैम के अंदर वापस आ गया या इसको हमने लोड कर दिया रैम के अंदर। ठीक है, तो पेज आप रीसेट करेंगे और सेट वैलिडेशन बिट को क्या कर देंगे, वी कर देंगे, और रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट काज द पेज फॉल्ट। और जिस इंस्ट्रक्शन की वजह से पेज फॉल्ट आया है उस इंस्ट्रक्शन को आप दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। जब उसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे अब उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसको क्या मिल जाएगा, उसको वैलिड बिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है ना वो आपका एग्जीक्यूशन होगी। ये इसको जो है ना डिटेल के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि यहाँ से अब सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, वो पहले सर्च करेंगे पेज टेबल में। ठीक है, अगर यहाँ से मिलती है आई, आई का मतलब है इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रैप जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा कि क्या ये आपका इस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर ये पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तो एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है तो इसको लोड कर देंगे फ्री फ्रेम के अंदर, और अगर यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ तो वो यहाँ से आपको एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और जब ये फिजिकल मेमोरी में लोड हो जाएगा तो ये पेज टेबल आपका रीसेट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे इस आई की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, तो ये पेज अब आपका वैलिड हो गया। ठीक है, और पेज वैलिड होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन आपकी दोबारा से लोड होगी और दोबारा एग्जीक्यूट होगी ये वाली। ठीक है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन को हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम इसके एल्गोरिथम्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो है ना वो नुकसान क्या है, अब हमने इसके एडवांटेजेस तो स्टडी कर लिए हैं। दोबारा इसको मैंने ये बताया तो है आपको कि ये देखें यहाँ से इस डायग्राम को आप देख लें तो आपको कंप्लीट जो है ना स्टोरी समझ आ जानी चाहिए। स्टोरी ये हो रही है कि कुछ पेजेस को हमने यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में लोड किया हुआ है जो आपकी रैम है। पहले हमने सिर्फ इतना जो है ना पोर्शन स्टडी किया अभी तक, जो बाकी चैप्टर स्टडी किए हैं उसमें हमने यहाँ से पीछे पीछे सिर्फ स्टडी किया। ये हमारे पास ये स्टोरेज नहीं थी, एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आई है या एक एड्रेस आया है, ठीक है, किसी पेज का। ठीक है, वो पेज के ऊपर जब हमने सर्च की तो पेज टेबल के अंदर आई पड़ा हुआ है। आई का मतलब ये है कि इनवैलिड एड्रेस है, या ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता रैम के अंदर। ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, तो सीपीयू जो है ना वो एक ट्रैप जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फिर वो सर्च करेगा कि क्या ये पेज आपका एक्सटर्नल स्टोरेज में एग्जिस्ट करता है कहीं पे। ठीक है, अगर तो वो आपका बैकिंग स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है पेज, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उस पेज को लोड कर देगा। उस पेज को कहाँ पे लोड करेगा, जहां भी उसको फ्री फ्रेम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स अभी हम आगे चल के स्टडी करेंगे।
एक हम देखेंगे कि आपको पास फ्री फ्रेम अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसने क्या करना है, क्योंकि अब उसको लोड तो करना है, उसने प्रोसेस तो अपना एग्जीक्यूट करना है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो किसी पेज के साथ उसकी रिप्लेसमेंट करेगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी पेजेस आपके लोड हुए हुए हैं ये वाले, इनके साथ अब किसी पर्टिकुलर पेज के साथ उसने रिप्लेसमेंट करनी है। अब वो रिप्लेसमेंट के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब जहां पे भी वो उसको लोड करेगा, उसको लोड करने के बाद उसका जो यहाँ से अब एड्रेस बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, इसको उसने पेज टेबल के अंदर क्या करना है, अपडेट कर देना है कि ये अब किस फ्रेम के अंदर लोड हुआ है। ठीक है, पेज टेबल में यही होता है ना कि हर पेज के अगेंस्ट एक फ्रेम नंबर होता है। ठीक है, तो पहले ये इनवैलिड था, अब जहाँ पे लोड किया है वो आप वहां पे फ्रेम नंबर यहाँ पे लिख देंगे और इस आई की जगह पे क्या करेंगे, वी कर देंगे कि अब ये प्रोसेस आपका वैलिड हो गया। ठीक है, तो जब ये वैलिड हो जाएगा फिर ये इंस्ट्रक्शन जो जिसकी वजह से ट्रैप जनरेट हुआ है वो दोबारा से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। जब वो दोबारा होगी तो उसको ये एड्रेस मिल जाएगा यहाँ से, और वो इंस्ट्रक्शन जब उसको एड्रेस मिलेगा तो वो इंस्ट्रक्शंस वहां से फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। इसमें अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें, क्योंकि फिर हो गया आगे सर, आगे सर। जो एल्गोरिथम्स आएंगे वो सारे के सारे फिर इन्हीं की ही आगे एक्सटेंशंस हैं। इन्हीं को यूज करते हुए हमने देखना है कि ये जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स जब स्टडी करने हैं हमने। अच्छा, तो अब देखें, अभी हमने जो है ना इसके एडवांटेज स्टडी किए हैं कि ये डिमांड पेजिंग पे जाएंगे तो मतलब हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग की जो हायर डिग्री हम अचीव कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोसेस आप जो है ना वो रन कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि आपके पास जो ऐसा प्रोसेस है जिसका साइज ही आपका फिजिकल मेमोरी से बहुत ग्रेटर है, उसको भी इवन आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो है ना वो फिर आगे क्या है, इसकी परफॉर्मेंस के भी इश्यूज आएंगे। कैसे आएंगे कि अब ये देखेंगे एक प्रोसेस है उसको आपने डायरेक्ट आपको पेज टेबल से मिल गया है। ठीक है, जैसे पहले हम पेजिंग का बात कर रहे थे तो आपके पास सारे के सारे जो पेजेस थे वो आपको इस टेबल से मिल जाते थे। ठीक है, सिंपल आप जो इंस्ट्रक्शंस पेज टेबल और फ्रेम टेबल की देख के तो वहां से आप सारी एग्जीक्यूशन कर रहे थे। ठीक है, अब देखें कितने स्टेप्स हमने एक्स्ट्रा करने हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्टेप के अंदर जब उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी तो ये सीपीयू को ट्रैप जनरेट करना है, तो ये भी टाइम यहाँ पे भी कंज्यूम होगा। जी सर। ठीक, उसके बाद उसने सर्चिंग करनी है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर जितने भी पेजेस पड़े हुए हैं उनके साथ वो सर्चिंग करेगा, तो यहाँ पे भी टाइम आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, और उसके बाद उसने उस पेज को लोड करना है। अब उसको लोड किसी एल्गोरिथम की बेस के ऊपर करना है, उसने रैंडमली लोड नहीं करना, तो वो जो एल्गोरिथम अप्लाई होगा उसका भी यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसने पेज टेबल को रीसेट करना है। ठीक है, पेज टेबल को अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होनी है। तो ये सारे का सारा जो टाइम है ये भी अब आपका इफेक्टिव टाइम के अंदर कंप्यूट होगा। ठीक है, अब उसका एल्गोरिथम उसका हम देखते हैं कि ये कितना इफेक्ट जो है ना वो ऐड करेगा। ये जो डिमांड पेजिंग है इसका इफेक्ट क्या आएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपके पास जो ये जो पी है ना ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी को शो करता है। प्रोबेबिलिटी पेज फॉल्ट रेट है बेसिकली ये। ठीक है, रेट का क्या मतलब है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास जो है ना वो पेज फॉल्ट आएगा, या पेज फॉल्ट रेट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना रेट है, कितने पेजेस के बाद जो है ना आपके पास पेज फॉल्ट आता है। ठीक है, अब देखें ये डिपेंड करता है कि आपके कितने पेजेस मेमोरी के अंदर हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास ज्यादातर आपके जो जितने प्रोसेस के पेजेस हैं वो पड़े हुए हैं आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर, तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास पेज फॉल्ट भी ग्रेटर आएगा। उसका जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसको वहां से वो नहीं मिलेगी पेज टेबल में से, तो वो आपका एक पेज फॉल्ट जनरेट होगा और पेज फॉल्ट के अगेंस्ट वो फिर सीपीयू से वो सर्च करेगा। ठीक है, तो ये अब वेरी कर सकता है कि आपके पास 0 से लेके 1 तक पेज फॉल्ट आ सकता है। 0 का मतलब ये है कि कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है, जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आपको रैम से मिल रहे हैं। ये आप ना अपना जो है ना वो माइक बंद रखा करें, ये जैसे ही कोई ज्वाइन करता है दोबारा तो वो अपना माइक ऑफ कर लिया करे। ये
अब P की वैल्यू 0 होगी या P की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, पेज फॉल्ट की। अगर तो पेज फॉल्ट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पेजेस आपके रैम के अंदर लोडेड हैं, ठीक है, तो कोई भी पेज फॉल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और P की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये है कि कोई भी पेज जो है ना उसका वो रैम में नहीं पड़ा हुआ। जिस भी वो पेज को सर्च करता है तो उसको वो एक पेज फॉल्ट मिलेगा और वो फिर उसको सर्च करेगा CPU में से जाके, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इन बिटवीन आएगी 0 और 1, ठीक है। अब ये इफेक्टिव टाइम फिर हम कैसे निकालेंगे? मेमोरी एक्सेस टाइम आपका आएगा, यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस पी के साथ, ठीक है, और फिर P को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर के साथ। ये वो फैक्टर है जो ऐड हो रहा है आपका किस वजह से? डिमांड पेजिंग की वजह से, जिसमें आप पेज फॉल्ट ओवरहेड है, ठीक है, कि आपके पास पेज फॉल्ट को जो है ना वो डील करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है। वो जो आई और वी की हम बात कर रहे थे कि वो इनवैलिड है तो वो ट्रैप जनरेट करेगा। उसके बाद पेजेस को स्वैप आउट और स्वैप इन करने में कितना टाइम चाहिए? स्वैप आउट का मतलब ये है कि जिस पेज को आपने रिमूव करना है उसको भी तो कहीं पे स्टोर करना है, तो उसको एक्सटर्नल स्टोरेज पे स्टोर करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये पेज आउट हो गया आपका मेमोरी में से, ठीक है। और पेज इन जिस पेज की जरूरत पड़ी है, जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको रैम के अंदर लोड करना है, तो उसको कहेंगे ये स्वैप पेज इन, वो पेज आपका मेमोरी के अंदर इन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट के ऊपर जब आपने उसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है, जो पेज टेबल है उसको रीस्टार्ट करना है और इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना है, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या होगा? ये अब आपका ऐड हो जाएगा इफेक्टिव टाइम के अंदर। पहले जो आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम था वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टाइम आ रहा था, ठीक है। अब जो आपका टाइम आएगा वो उसके साथ ये वाला फैक्टर अब ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अब सबको? यस सर। अच्छा ये जी सर देखें, क्लियर है। अच्छा अब सर जो एक है क्वेश्चन था हाँ जी पूछ लें क्वेश्चन जल्दी से। सर, ये रीस्टार्ट ओवरहेड है तो इसका मतलब ये पूरा पेज दोबारा से अपडेट होगा या जस्ट कुछ नीचे वाला स्लाइड में नहीं वो जो नीचे आप वाली अभी समझा स्लाइड में रहे ही थे? है, लेकिन ये देखें यहाँ पे है, ये रीस्टार्ट जो है ना इंस्ट्रक्शन और रीसेट पेज टेबल, ये दो चीजों की वो बात कर रहा है उसके अंदर। ये जो लास्ट वो ओवरहेड की बात कर रहा है ना, ये वाले जी सर। रीस्टार्ट ओवरहेड जी की, इसके अंदर ये दो इंस्ट्रक्शन आएंगी। एक तो उसने पेज टेबल को रीसेट करना है और दूसरा उसने उस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना है जिस इंस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास वो आया है, फैक्टर आया है, ठीक है, पेज फॉल्ट आया जिसकी वजह से उस इंस्ट्रक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करना है। तो ये दो चीजें जो इसके अंदर आ रही हैं, ओके। ठीक है। अच्छा अब जो है ना वो हमने कुछ एग्जांपल्स देख रही हैं, उससे आपको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पे मेमोरी एक्सेस टाइम आपको दिया गया है कि आपके पास जो मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है ना वो इतना है 100 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है, कि आपके पास जो पेज फॉल्ट अगर आता है तो उसको कितने टाइम के अंदर हम हैंडल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 25 मिली सेकेंड। अब जहाँ पे भी पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लिखा आएगा इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी वो इंस्ट्रक्शंस जो अभी हमने यहाँ से देखी हैं, ये वाली, अब वो इन सारी इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कंप्लीट कितना टाइम लेगी वो आपको जो है ना वो बता दिया जाएगा कि ये पूरा हैंडल करने के लिए पेज फॉल्ट, जिसके अंदर वो पेज फॉल्ट ओवरहेड और पेज आउट पेज इन रीस्टार्ट ओवरहेड, ये सारी चीज़ों को वो देख रहा होगा। इन सब को देखने का कितना टाइम लगेगा वो अगर आपको एस्टिमेटेड टाइम दे दिया जाए तो फिर आप ये जो है ना वो इफेक्टिव एक्सेस टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास जो मेमोरी एक्सेस टाइम आ गया यहाँ पे, इसी तरह पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आ गया है, ठीक है। तो अगर हमने इफेक्टिव टाइम अब निकालना है कि उस प्रोसेस को का जो इफेक्टिव टाइम है वो कितना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? वो आप इस फैक्टर के साथ निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो हमने पीछे अभी देखी है। यहाँ पे ये 1 माइनस पी एज इट इज आ जाएगा और 100 आ जाएगा, ये 100, ये जो 100 नैनो सेकेंड था आपका वो यहाँ से आ जाएगा इफेक्टिव टाइम एड्रेस, ठीक है। और ये पी आ जाएगा और ये 25 मिली सेकेंड आपके यहाँ पे आ जाएंगे।
अब ये 25 मिली सेकेंड को इसके अंदर क्यों कन्वर्ट किया है, इस फैक्टर के अंदर? ये 25 इंटू 10 की पावर -3 होगा ना, इस तरह से। मिली का फैक्टर यही होता है मेरा ख्याल, -3। ठीक है, और ये जो 100 नैनो सेकेंड है इसका आएगा 100 इंटू -9। -9। सर -9। ठीक है, अब ये देखें, या तो आप इस -9 को कन्वर्ट कर लें -3 के अंदर, या इस -3 को -9 के अंदर कन्वर्ट कर लें, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में उसने यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो इसको नैनो सेकंड में फैक्टर ले रहा है अपना। ठीक है, तो जब इसको नैनो सेकंड में लेंगे तो आपने इस फैक्टर को भी नैनो सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। तो अगर मैंने इसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? सर 10 की पावर 6 को नीचे ले जाएंगे ना, -6 को जब नीचे ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। सर 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये देखें, अब ये 10 की पावर अगर मैं इधर लिखूं 6, -6 ठीक है, और इसको इंटू 10 की -6 पावर, लिखना है। -6 नहीं लिख सकते ना अकेला, -6 और +6 दोनों लिखेंगे तो फिर आपके पास फैक्टर 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करूं और +6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका इफेक्ट जो है ना वो यही रहेगा। ठीक है, ये 25 मिली सेकेंड ही रहेगा। अब ये देखें, ये 25 इंटू 6 आप यहाँ पे ऐड कर दें इसके साथ, तो ये आ जाएगा 25 और उसके साथ 6 जीरोज आ जाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये वाला जो -3 है ये इसके साथ ऐड हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, ये तो ये अब आपका जो है ना नैनो सेकंड का फैक्टर आ गया। अब आप इसको -9 को यहाँ से जो है ना वो रिमूव करके इसके जगह पे नैनो सेकंड लिख सकते हैं। तो ये जो 25 और उसके आगे जो 600 हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये उसने बेसिकली क्या किया है, उसने दोनों वैल्यूज को नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करना है? इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस 100p को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 100 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 100p जो है ये यहाँ पे आएगा -100p। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जानी है। ठीक है, ये इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगी तो यहाँ से ये आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम है। ठीक है, ये अब आपके पास जेनेरिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में वो कहता है इफ वन एक्सेस आउट ऑफ 1000 काजेज अ पेज फॉल्ट। वो कहता है कि हर 1000 पेजेस के बाद अगर आपको एक पेज फॉल्ट मिलता है, ठीक है, मतलब आपके पास जो पेजेस हैं वो इस तरह से लोड हुए हैं कि हर 1000 पेजेस के बाद आपको एक नया पेज जो है ना वो एक्सटर्नल स्टोरेज से सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? द इफेक्टिव टाइम एक्सेस इज 25 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो आपका 25 माइक्रो सेकेंड्स फिर ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे उसने किया है? वो कहता है कि ये पेज जो है, ये मैंने पी का आपको पहले बताया ना, पी आपका कैसे निकलेगा? पी इज इक्वल टू आपका एक पेज फॉल्ट आता है कितने पेजेस के बाद? 1000 पेजेस के बाद, तो 1/1000 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पी की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस पी की वैल्यू को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इस फैक्टर के साथ। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये आपके पास 3 वैल्यूज यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगी, ये आपका फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, और चलें इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा प्लस 2 4 और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी सारी 999। ठीक है, अब ये देखें, ये वाले 1000 ये 3 आपके जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से निकल जानी है। ठीक है, क्योंकि ये 3 जीरोज है ना, तो उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से इसको कट कर दिया। ये यहाँ से पॉइंट में आएंगी वैल्यूज, पॉइंट इस तरह से 900। ठीक है,
तो अब इसको आप आपस में ऐड करें तो ये आपके पास कोई बनेगा शायद, ये क्या आएगा यहाँ से आंसर 2 4, ये आ जाएगा 9 9 और यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 250 99 आएगा। ठीक है, अच्छा ये अब आपके पास वैल्यू आएगी। अब ये किसके अंदर थी, ये नैनो सेकंड के अंदर थी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपने अब इसको नैनो सेकंड को यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे है 10 की पावर -6 -9। तो 10 raised to power -3 सर multiply डिवाइड कर बाय 1000 करना पड़ेगा ना। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें आप -6 पे आपने जाना है। ठीक है, तो जो 10 की पावर -3 है यहाँ पे, ये वाला, ये 10 की पावर -3 कर लें या इसको आप अगर ओवर में लेके सर जाते हैं इसको तो ये 1000 1000 पे डिवाइड हो करेंगे। जाएगा। हाँ 1000 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या फैक्टर बचेगा, ये 25 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास 3 zeros यहाँ से ये वाले डिजिट्स भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे इसको डायरेक्ट सोल्व करके रखा हुआ है। ये आपके पास 25 जो है ना वो माइक्रो सेकेंड्स टाइम आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ये तो सिंपल इक्वेशन है जो यहाँ से निकल आई है। ठीक है, ये तो आपने सिंपली कैसे निकाली है, इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये आपको ये बताया जाएगा कि पेज फॉल्ट जो है ना वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या वो कितने टाइम्स अक्कर हो सकता है, उसके क्या चांसेस हैं, वो यहाँ पे नीचे बताया हुआ है। वो कहता है कि एक पेज जो है ना वो हर 1000 पेजेस के बाद आपके पास एक पेज फॉल्ट आता है। ठीक है, तो उसको जब आप ये p की वैल्यू 1/1000 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से वो जो है ना वो इफेक्टिव एक्सेस टाइम फिर चेंज हो जाएगा। अब जो आपका नया इफेक्टिव एक्सेस टाइम आया वो कितना आया, 25 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्टर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लो डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 250। वो कहता है कि अब ये जो स्लो डाउन फैक्टर हुआ है, ये अब कितना फैक्टर स्लो डाउन हुआ है, ये 250 आपका जो है ना वो स्लो डाउन फैक्टर आ गया। अब ये कैसे निकला 250, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ये 100 नैनो सेकेंड है जो आपका, ये पहले था आपका एक्सेस टाइम। इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100 × 10 की पावर -9, ये आपका प्रीवियस एक्सेस टाइम था। ठीक है, तो अब जो एक्सेस टाइम आया वो कितना आया है, यहाँ से 25 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 25 माइक्रो सेकेंड्स आप यहाँ पे रख लें। ठीक है, तो इसको अब ये देखें, ये 10 की पावर 6 इसमें से माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा -3, बल्कि ये उलट कर दिया हमने। हमारे पास जो प्रीवियस आया वो हमने ऊपर रखना है, जो अभी हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम स्टार्ट पे रखेंगे क्योंकि हम फैक्टर कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको आप नीचे रख के इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा -9 और × 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लें एक दफा, क्या यही आता है, ये स्लो डाउन फैक्टर निकलेगा कि आपके पास यही आता है। हाँ, इसको आप यहाँ पे जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी ना तो ये आपके पास वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे ये -6 है तो ये 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी 3, 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा, ये 3 है तो 10 -3 करेंगे, यहाँ से आपके पास सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, 25 × 10, तो आप इसको 25 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 ही बनेगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो है ना वो समझ आ जानी चाहिए आपको कि ये अब क्या किया है, क्योंकि आगे भी एक दो और एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड ही दी हुई हैं, तो
सिंपल कर ये रहे हैं कि पहले जो आपका एक्सेस टाइम था वो आपको दिया हुआ है, मेमोरी एक्सेस टाइम ये वाला। जब आपने डिमांड पेजिंग की बात की है तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको बता दिया कि उसका इफेक्ट कितना आएगा, ठीक है। वो अब उसमें दो चीजें चाहिए, एक आपको ये बताया कि पेज जो फॉल्ट है वो कितने टाइम्स अक्कर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपको यहाँ से बता दी है, वो यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आपको ये बताया हुआ है कि अब जब पेज फॉल्ट जब अक्कर हो जाएगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम कितना लगेगा। अब उसके अंदर वो जो 4 to 5 फैक्टर्स हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे वो सारे के सारे को हम समराइज करके हमने यहाँ पे रख दिया कि ये 25 मिली सेकेंड के अंदर आपका पेज फॉल्ट जो है ना वो प्रोसेस हो रहा है। तो इसको जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा कि ये अब जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो आपका 25 माइक्रो सेकेंड्स है, ठीक है। जो पहले आपका यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड्स था वो अब आपका यहाँ पे 25 माइक्रो सेकेंड्स पे चला, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना ये इसी के ऊपर लाई करेगा आगे, जब हम एल्गोरिथम्स की भी बात करेंगे तो उसमें भी फिर यही चीज़ें आगे आएंगी। इसमें अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्लियर कर लें, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। समझ आ गई है सबको, या आप लोग चले जाते हैं कहीं ज्वाइन करके, मुझे ऐसे क्यों लगता है। सर ये पी का थोड़ा सा बता दें सर जी, ये इसका पी में मैंने बताया कि पी जो है ना वो आपको बताया होगा कि अब पेज फॉल्ट जो है, जो पेज फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, पेज फॉल्ट क्या है कि आपके पास जो पेज है वो आपका मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो आपका कहीं एक्सटर्नल स्टोरेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको वो जब उसको मेमोरी से नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो पेज फॉल्ट है, ठीक है, वो पेज फॉल्ट एक अक्कर होगा, ठीक है। तो पी क्या है आपके पास, पी उस पेज फॉल्ट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, पेज फॉल्ट कितने कब अक्कर हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको या तो बताया होगा या फिर आप सिर्फ यहाँ तक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप नीचे अब यहाँ पे देखें बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास हर जो 1000 पेजेस हैं, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके बाद जो है ना वो मोस्टली क्या होता है कि आपके पास पेज फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। कुछ पेजेस आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में भी तो पड़े होंगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली पी जो है। तो वो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो पेज फॉल्ट अक्कर होने के जो चांसेस हैं वो हर 1000 पेजेस के बाद जो है ना वो पेज फॉल्ट अक्कर हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज वेरी करेंगी, ये तो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। तो अभी फिर आपके पास पी की वैल्यू क्या बनेगी, 1/1000, कि हर 1000 के बाद आपका जो एक पेज फॉल्ट अक्कर होता है, ठीक है। तो ये 1/1000 का फैक्टर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 25 माइक्रो सेकेंड्स इसका आंसर निकल आएगा एक्सेस टाइम का, ठीक है। तो ये एक्सेस टाइम जो है ना वो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, स्टार्ट पे हमारे पास कितना टाइम था, ये 100 नैनो सेकेंड्स। 100 नैनो सेकेंड्स के अंदर अगर आपका पहले कोई टास्क कंप्लीट हो रहा था तो अब वो कितने टाइम के अंदर हो रहा है, 25 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो टाइम इंक्रीज हो गया है, ठीक है, मतलब पहले आपका टाइम कम लग रहा था अब आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो वो अब कितना ज्यादा लग रहा है वो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये आप 25 को ऊपर रख लें जो आपका अभी निकला है माइक्रो सेकेंड्स, ये भी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे -6 आप ऊपर रखें और जो आपका प्रीवियस था उसको आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास 250 आएगा। तो ये इतने फैक्टर अब आपका टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर गया, अब ज्यादा टाइम आपको आपका प्रोसेस लेगा एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये डिमांड पेजिंग का इफेक्ट है जो अभी हमने देखा कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब वो कितना स्लो होगा ये डिपेंड करता है कि आपके कितने पेजेस मेमोरी में है और कितने पेजेस आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में पड़े हुए हैं, तो ये उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अच्छा हमारे पास टाइम कितना है अभी, एंड हो गया, खत्म हो गया सर। अच्छा बस ये 1-2 स्लाइड्स हम देखेंगे, उसके अंदर यही
इन्हीं